Hello everyone, welcome back. Day 11 of my 60 days generative AI series. And today is a final topic. फाइनल टॉपिक मतलब मैंने जब अपनी 60 डेज की जनरेटिव एआई सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया था। मैंने जो 60 डेज की सीरीज है उसको 5 फेजेस में मैंने कवर किया था। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। ओके, ठीक है। तो आज क्या है, आज लास्ट टॉपिक है फेज फर्स्ट का। मैंने ए आई एम एल कवर कर लिया है, डिस्क्रिमिनेटिव कवर कर लिया, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल कवर कर दिया, गैन्स वैन्स डिफ्यूजन क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, क्लासिक क्या होती है, आर एन क्या होता है, एलएसटीएम क्या होता है, जीआरयू। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो आज मैं कवर करूंगा बेसिकली कैसे हम फेज 1 से फेज 2 मूव करेंगे, मतलब कि क्या इश्यूज आरएनएन में आए, एलएसटीएम में आए, जीआरयू में आए, कैसे हम ट्रांसफॉर्मर को पिक्चर में लेकर आ गए, क्यों ट्रांसफॉर्मर में इतना जरूरत हो गया, क्यों एलएलएम मॉडल्स मार्केट में आ गए, क्यों इतने ज्यादा वो यूजफुल हो रहे हैं। तो कैसे ट्रांजिशन हुआ है जीआरयू से एलएसटीएम से ट्रांसफॉर्मर की साइड, क्या मेजर प्रॉब्लम थी, उसमें मैं बात करूंगा, उसमें बताऊंगा आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से फेज 2 स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कैसे, क्या और क्या इश्यूज हम फेस कर रहे हैं जो कि हमें फेज 2 में जाना पड़ा, मतलब ट्रांसफॉर्मर्स के आर्किटेक्चर को यूज करना पड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एलएसटीएम जीआरयूज में क्या इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, आरएनएन हमने पढ़ा, एलएसटीएम पढ़ा, जीआरयू पढ़ा, इसमें क्या मेजर इश्यूज थे। देखो आरएनएन में क्या इश्यूज थे कि उसमें बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी ही आ रही थी। अगर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं, लॉन्ग कंटेक्स्ट की बात करूं, तो उसमें आरएनएन फेल हो रहा था, इसलिए एलएसटीएम आया। एलएसटीएम हमने क्या करा, एलएसटीएम हमने फॉरगेट गेट्स यूज करे, तीन गेट्स यूज करे, और शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज करी और लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज करी। अब जीआरयू क्यों आया, क्योंकि एलएसटीएम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, क्योंकि हम तीन गेट्स यूज कर रहे थे, तो मेजर इशू की बात थी, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, ट्रेनिंग टाइम में बहुत टाइम लग रहा था। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने सही करा जीआरयू के अंदर। जीआरयू के अंदर मैंने क्या करा, सिर्फ मैं हिडन स्टेट और शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज करता हूँ, और साथ में दो गेट यूज करता हूँ, फॉर रिसेट गेट और अपडेट गेट। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आर एन एन एलएसटीएम जीआरयू क्या होता है। अब क्या इश्यूज आ रहे थे, देखो अभी भी इश्यूज सॉल्व नहीं हुए हैं। अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आ रही है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, मतलब कि अभी भी जो मैं डेटा को पास कर रहा हूँ ना, वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कर रहा है। मतलब पहला जाएगा आई, फिर जाएगा लव, जब ये दो कंप्लीट हो जाएंगे तब जाएगा लर्निंग, फिर जाएगा एआई। तो क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, ट्रेनिंग टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। अभी भी ये मेजर इश्यू आ रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। सेकंड, अभी भी लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का इश्यू आ रहा था। जैसे अभी क्या हो रहा है, आप सिंपल सेंटेंस पूछो सिंपल लाइन का, तो उसमें क्या होता है, वो कंटेक्स्ट को याद कर रहा था। बट अभी भी अगर मैं एक पैराग्राफ की बात करूं, या फिर मैं एक आर्टिकल्स की बात करूं, उसमें मैं कोई क्वेश्चन पूछूं स्टार्टिंग लाइन का, पूरा आर्टिकल के बाद, वो क्या हो रहा था, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को अभी भी फॉरगेट कर रहा था वो। जैसे मैंने क्या करा, द मूवी हेड दैट आई वॉच लास्ट वीक वॉज अमेजिंग। अब मॉडल स्ट्रगल टू कनेक्ट मूवी और अमेजिंग। जब तक वो अमेजिंग को प्रोसीड करेगा ना, तो उसे पता ही नहीं होगा ये किसके कंटेक्स्ट में बोले जा रही है। अभी भी ये इन्फॉर्मेशन, अभी भी ये इश्यूज आ रहे थे इसके अंदर। थर्ड क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कंपैरिजन। हिडन स्टेट कीप्स अपडेटिंग, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी तो अपडेट हो रही है, और साथ में क्या हो रहा है, पीछे की इन्फॉर्मेशन को मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ। जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है वो निकले जा रही है। अभी भी ये इश्यू आ रहा है। हिडन स्टेट मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी। और नो फ्यूचर कंटेक्स्ट, मतलब कि एलएसटीएम रीड ओनली लेफ्ट टू राइट। अब जो सिक्वेंशियल डेटा था, वो मैं कैसे याद करता था, लेफ्ट से स्टार्ट होता था, राइट की साइड मूव करता था। अभी तो ये इश्यू आ रहे थे। तो मैंने क्या करा, एक, मैं आपको ट्रांजिशन बता रहा हूँ कैसे हम ट्रांसफॉर्मर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा था, ये मेजर इश्यू थे एलएसटीएम और जीआरयू के। तो मैंने कहा अच्छा ये इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, इस ट्राई करते हैं ये जो 4-5 इश्यूज है इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा, एक टर्म लॉन्च करी, एक मॉडल लॉन्च करा, बाय एलएसटीएम। बाय एलएसटीएम में मैंने क्या करा, जो ये वाला इशू था ना, नो फ्यूचर कंटेक्स्ट, एलएसटीएम रीड ओनली लेफ्ट टू राइट, इसको रिजॉल्व करने का ट्राई किया। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, अब हम जो डेटा को रीड ना दोनों वे से करेंगे, मतलब लेफ्ट से भी रीड करेंगे और राइट से भी रीड करेंगे, यही बाई बाई एलएसटीएम होता है। जैसे मैंने ये करा, जैसे ही सॉ अ बैट। ओके, तो फॉरवर्ड जब मैं पास करूंगा, जब फॉरवर्ड पास करूंगा, तो उससे क्या पता लग गया, ही और सॉ।
अगर मैं बैकवर्ड करूंगा तो उसे क्या पता लग गया, बैट। तो इससे क्या हुआ, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं डेटा को अच्छे से समझ पाया हूँ। कोई कोई ठीक है, तो दोनों पास से मैं डेटा को दोनों पास से मैं डेटा को अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझता हूँ। यही बायोलिस्टिंग का रोल होता है कि प्रोसेस सीक्वेंस इन बोथ डायरेक्शन। अभी भी डेटा सीक्वेंस ही जा रहा है, एक ही करके जा रहा है, बट मैं दो पास में कर रहा हूँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और दोनों पार्ट में डेटा को अंडरस्टैंड करता हूँ ताकि जो बीच की कंटेक्स्ट है उसमें अच्छे याद कर सकूं। यही बायोलेस्ट्रियम होता है, ये आर्किटेक्चर होता है इसका। देखो, देखो ये फॉरवर्ड पास हो रहा है, और ये आप देखोगे ये बैकवर्ड पास हो रहा है। दोनों वे से मैं कंटेक्स्ट को समझने का ट्राई करता हूँ, यही बायोलेस्ट्रियम होता है। अभी भी क्या इश्यू आ रहे थे, बायोलेस्ट्रियम के बाद भी क्या इश्यू आ रहा था, स्टिल द सिक्वेंशियल जो डेटा है वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में भेज रहा हूँ, एक एक करके जा रहा है। स्टिल द कंप्रेस इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ बताया था, अभी भी क्या हो रहा है कि हिडन स्टेट कीप अपडेटिंग, ओल्ड इंफॉर्मेशन गेट डाइल्यूटेड। अभी भी ये इश्यू आ रहा है, नो डायनेमिक फोकस, अभी भी कंटेक्स्ट को समझ नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो एक इसके बाद सबसे ज्यादा एक मेजर इश्यू वो आ रहा है, अभी हमने ध्यान नहीं दिया, इनपुट लेंथ नॉट इक्वल टू द आउटपुट लेंथ। मतलब क्या हो रहा था कि मान लो कोई ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम दी हमने, मैंने कोई इंग्लिश का डेटा भेजा और मुझे किस में चाहिए, वो फ्रेंच में चाहिए, फ्रेंच में उसका आउटपुट चाहिए। तो हो सकता है ना कि जो इनपुट की लेंथ हो वो आउटपुट की लेंथ ना हो, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल, जरूरी कोई है। मान लो 40 साइज का मैंने कोई सेंटेंस भेजा, तो जरूरी कोई है कि अगर मैं फ्रेंच में उसे कन्वर्ट करूंगा तो वही 40 लाइन का होगा ही, या 40 वर्ड्स का होगा ही होगा, नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये भी तो एक मेजर इशू है। एलएसटीएम क्या हो रहा है, जीआरयू ये क्या हो रहा है, ये फिक्स लेंथ में काम करते हैं, जितने मैं इनपुट भेज रहा हूँ साइज का उतना ही मुझे आउटपुट साइज मिलेगा। तो ये भी मेजर इशू आ रहा है। तो मैंने ना एक टर्म लॉन्च करी, सीक्वेंस टू सीक्वेंस। सीक्वेंस टू सीक्वेंस, सीक्वेंस टू सीक्वेंस से मतलब क्या है कि मैंने क्या करा, ऐसा करते हैं, सबसे पहले इनपुट को अलग डिवाइड कर दो, आउटपुट को अलग डिवाइड कर दो। मतलब कि सबसे पहले पूरा इनपुट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसके बाद जनरेट करो आउटपुट को। मतलब कि मैंने एक चीज लॉन्च करी, उसका नाम है इंकोडर और डिकोडर आर्किटेक्चर। यहाँ पर इंकोडर डिकोडर आया पहले, ट्रांसफॉर्मर नहीं आया, पहले आया इंकोडर डिकोडर। इंकोडर डिकोडर, इंकोडर का मतलब क्या था, इंकोडर का मतलब था कि व्हाट इट डज, रीड एंटायर इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि इनकोडर क्या कर रहा है कि पूरे डेटा को एक बार अच्छे से समझो, उसके बाद एक फिक्स साइज वेक्टर जनरेट करो। अभी तक मैं आउटपुट मुझे एक साथ नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर, पूरे डेटा को मैं यहाँ समझ रहा हूँ, एक फिक्स लेंथ का वेक्टर मैं जनरेट करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके स्टेप क्या हो गए, टेक इनपुट सीक्वेंस बाय टोकन, मैंने इनपुट को भेजा, ईच टोकन इज प्रोसीड यूजिंग द आरएनएन एलएसटीएम आरयू। मतलब कि देखो, इनकोडर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब यहाँ पे मैं आरएनए भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एलएसटीएम भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जीआरयू भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी इसके रिप्लेसमेंट में। इन सबको कनेक्ट करके मैंने नाम दे दिया इंकोडर का, बस ये इंकोडर है। ईच टोकन इज प्रोसीड यूजिंग द आरएनएन एलएसटीएम जीआरयू, फाइनल हिडन स्टेट समराइज एंटायर इनपुट सीक्वेंस। मतलब ये फाइनल हिडन स्टेट होगी, इसके अंदर फाइनल एक वेक्टर जनरेट होगा जिसके अंदर पूरे इनपुट की इंफॉर्मेशन होगी, और उसे बोलेंगे हम कंटेक्स्ट वेक्टर। यही आपका इंकोडर होता है। जैसे मैंने आई लव एआई को भेजा, तो इसने क्या करा, फाइनल एक वेक्टर जनरेट कर दिया। अब डिकोडर का रोल क्या होगा, डिकोडर भी यही होता है, आरएनएन यही होता है सारे। डिकोडर का मतलब होगा व्हाट इट डज, टेक्स दैट रिप्रेजेंटेशन जनरेट आउटपुट। अब इसको वो लेगा और जनरेट करेगा फाइनल आंसर में, वो काम होता है डिकोडर। उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को लेगा। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक मैं सिर्फ, अगर मैं एलएसटीएम की बात करूं, एक ही बारी में मुझे इनपुट आउटपुट मिले जा रहे थे, मिले जा रहे थे, ठीक है, एक ही साथ साथ। जैसे मुझे आई पास करा, लव पास करा, तो आई आउटपुट, दूसरा आउटपुट क्या मिला, आई लव, इस टाइप से आउटपुट मिले जा रहे थे। अब क्या हो रहा कि मैं पूरा एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट कर रहा हूँ, तो फाइनली मैं डिकोडर के पास आता हूँ और उसके बाद उसे डिकोड करता हूँ कि क्या मुझे जनरेट करना है, क्या आउटपुट करना है। जैसे व्हाट इट डज, टेक्स दैट रिप्रेजेंटेशन एंड जनरेट द आउटपुट स्टेप बाय स्टेप। तो यही काम होता है डिकोडर का, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट वेक्टर जो जनरेट होता है, अ सिंगल वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इनपुट। यही होता है, इनपुट दिया, इनकोडर के पास गया, इन्हें वेक्टर कंटेक्स्ट वेक्टर जनरेट किया, डिकोडर हुआ,
ये ऐसे आउटपुट दे दिया, यही होता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, द फूड इज अमेजिंग, कंटेक्स्ट वेक्टर स्टोर फूड, अमेजिंग सेंटिमेंट, ठीक है। मतलब जब मैं इसको इंकोडर के पास पास करूंगा तो कोई कंटेक्स्ट वेक्टर होगा, तो कंटेक्स्ट वेक्टर के पास क्या होगा, एक वेक्टर होगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी फूड की, अमेजिंग की, सेंटिमेंट की, और फिर ये जाएगा डिकोडर के पास, उसे डिकोड करेगा, उसे आंसर मिल जाएगा। Context vector generate the output sequence token by token. Previous output token is a start, previous hidden state, start pre dict next word. मतलब कि वो इसके अंदर हम इनपुट भेजेंगे कंटेक्स्ट वेक्टर के थ्रू, वो डिकोडर के पास जब जाएगा उसे वो डिकोड करेगा, जो कंटेक्स्ट वेक्टर है उसे जो इन्फॉर्मेशन को उसे लेगा, तो फाइनल उसे क्या वर्ड जनरेट करना है वो जनरेट करेगा। यही काम होता है इंकोडर डिकोडर का। बस आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो इंकोडर की बात कर रहा हूँ वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनएन, एलएसटीएम या जीआरयू, यही है। तो फाइनल ये एक देखो, ये एक अप्रोच है जो मैं फॉलो करता हूँ, एक टर्मिनोलॉजी का जो मुझे बोल, मैं इंकोडर इसलिए बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनएन, डिफरेंट टाइप ऑफ एलएसटीएम, डिफरेंट टाइप ऑफ जीआरयू, उसे मैंने एक सीक्वेंस में ऐड कर दिया है, वही आपका इंकोडर है। और, और बोला है कि आउटपुट करो, फाइनल आउटपुट मत दो, आप फाइनल में कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट करो जिसके अंदर पूरे इनपुट की इन्फॉर्मेशन हो। यही काम होता है इनकोडर का। और डिकोडर का काम क्या होगा, उसे डिकोड करेगा। जैसे आप क्या करते हो, कोई भी डेटा को जिप करते हो और फाइनली अनजिप कर लेते हो, तो वही इसकी बात करिए इंकोडर डिकोडर की। अब क्या हो रहा था, ये सब मैंने क्यों करा, क्योंकि जो हमें इश्यूज आ रहे थे, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का इशू आ रहा था, उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में काम करा हमने, ट्राई कर रहा था कि वो वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। बट अभी भी ये सब करने के बाद भी इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कौन सा इशू आ रहा है कि एंटायर सीक्वेंस इन वन वेक्टर, ये आपके माइंड में भी आया होगा, अगर पूरा डेटा को एक ही सीक्वेंस में कंप्रेस कर दोगे डेटा को, तो ये भी तो हो सकता है कि उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो सही से कैप्चर ना हो। पहला इशू तो ये आ गया, ठीक है। पूरे पूरे डेटा को मैंने एक साथ एक इनपुट वेक्टर के अंदर डाल दिया, तो कंप्रेस फॉर्म में, तो क्या होगा, मे बी उसके अंदर लॉन्ग सेंटेंस में अच्छे से कैप्चर ना हो, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे जरूरत हो आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव की, वो सही से कैलकुलेट ना हो, ठीक है। एक तो इशू ये हो गया। सेकंड, लॉन्ग सेंटेंस फेलियर, मतलब डज नॉट अटेंड टू ऑल वर्ड इक्वली, कैन फॉरगेट इजीली वर्ड इन लॉन्ग सेंटेंस। मतलब कि क्या हो रहा था कि जो लॉन्ग सेंटेंस थे, अगर मैं कोई लॉन्ग सेंटेंस को भेज रहा था, उसका वेक्टर जनरेट कर रहा था वो, तो जब डिकोडर के टाइम में ये भी तो हो सकता है, जब मैं उसे डिकोड कर रहा हूँ उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन हुई ना स्टार्टिंग की, क्योंकि कंपैरिजन कैसा होगा, कंप्रेस मतलब कि मैं एक डेटा को किसी फॉर्म में कंप्रेस कर रहा हूँ, तो उसके अंदर में हर वर्ड्स को कोई इक्वल प्रायोरिटी दूंगा ना, तो वही इश्यू आ रहे थे। हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि मुझे जरूरत हो, मैंने उससे कुछ प्रायोरिटी नहीं दी, तो ये प्रॉब्लम की बात है। थर्ड क्या होता है, नो फोकस, डिकोडर सीज सेम वेक्टर ऑलवेज कैन नॉट फोकस ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड, वही बात बोली हुई है, डिकोड के टाइम में मैं ऐसे वर्ड पे फोकस ही नहीं कर पाऊंगा जो कि जरूरत हो उसकी। और फाइनली मिक्स्ड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी मैं कैप्चर कर लूंगा जो कि मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें का इश्यूज आ रहे थे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिकल मैकेनिज्म जनरेट हुई, उसे बोला मैंने अटेंशन, ठीक है। तो ये इश्यूज है अटेंशन, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन क्या होती है वर्ड, अटेंशन का मतलब होता है वी आर फोकस द मॉडल टू रिमेंबर एवरीथिंग इन वन प्लेस एंड एक्सपेक्टिंग इट टू परफॉर्म परफेक्टली। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लास्ट encoder hidden state as a context vector, the decoder attend all encoder hidden state and decode which part to focus। मतलब attention का मतलब क्या हो रहा है कि मैं एक ऐसे वर्ड को अटेंड करूंगा जो कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अनुसार। मतलब ये क्या कर रहा है डिकोडर के, अभी तक मैं क्या कर रहा था, कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में जनरेट हो रहा था फिर डिकोड कर रहा था, तो अब इसने क्या करा, ऐसा करो कि डिकोडर ना हर जितनी भी हिडन स्टेट होगी इनकोडर की, सबको अटेंड करे, सबको चेक करे और उसी पे फोकस करे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही होता है आपका अटेंशन मैकेनिज्म। अब इस ये क्या होता है अटेंशन मैकेनिज्म, कैसे ट्रांसफॉर्मर पिक्चर में आया, क्या सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता है, क्या पोजीशन इंकोडिंग होती है,
ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा आपको पूरा। तो बेसिक से कवर करेंगे हम, ठीक है। और बाकी फेज 1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।